हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का विभाग लेसन 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना के बारे में पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय आपको स्वयं को तैयार करना है और इनकी कृतियों को भी आपको लर्न करना है। अब इनका पाठ परिचय देखिए। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए, मतलब जो हमारी जीवन में युवावस्था यानी हमारा यौवन जवानी जब आती है तो उसको अभिव्यक्त करती है और हृदय की जीवंतता मतलब हृदय में जीने की इच्छा को प्रकट करती है। इस कविता में ये बताया गया, जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन रूपी वन में यानी जीवन को वन बताया है और बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह मतलब हृदय के अंदर जो उत्साह है उसको बसंत ऋतु के समान बताया है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पे रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उस कविता में भी रूपक अलंकार है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। मुकाम यानी किसी एक निश्चित स्थान पर। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, मतलब पूरी जीवन और पूरी युवावस्था उत्साह से भरी है, जीने की इच्छा से भरी हुई है। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, मतलब तभी तो कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी मैं मृत्यु प्राप्त करने वाला नहीं हूँ, अभी तो मुझे बहुत जीना है। जैसे ही उनकी युवावस्था आई और उनके अंदर जीने की उमंग जागी है तो वो कहते हैं कि अभी तो मुझे बहुत जीना है। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, मतलब युवावस्था आई है उनके जीवन में तो अभी अभी उनके जीवन में बहुत ही अच्छा और कोमल बसंत आया है। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर, मतलब युवावस्था हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के कर्म सौंदर्य को मतलब कर्म करके और उसको और सुंदर बनाने को निष्ठा पूर्वक बढ़ाते रहने के लिए। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज यानी जीने की इच्छा से भरी हुई है और पूर्ण आशावाद यानी तीखी आशाओं और जीने की इच्छाओं से भरी हुई है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य उनका अनुपम है। नेक्स्ट कविता मातृवंदना, उसमें क्या है देखिए। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, मतलब राष्ट्र के प्रति जो उनका प्रेम है वो उन्होंने मातृवंदना कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को, जो भी उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए ग्रहण किए कर्म फल यानी जो भी उन्होंने कर्म किए और उनका जो भी उनको परिणाम मिला है वो कर्म फलों को माँ भारती यानी भारत माता के चरणों में वो समर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी नई शैली में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। अब देखिए अभी न होगा मेरा अंत कविता के बारे में। तो सबसे पहले इसमें मुक्तक छंद है, शब्दावली तत्सम प्रधान है और इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभी न होगा मेरा अंत, इसका पूरी कविता का आपको सार एक साथ ही लिखना है, मतलब इसकी दो दो लाइनें लेकर इसकी व्याख्या नहीं करनी है। पूरी कविता को एक साथ ही इसका भावार्थ लिख देना है आपको। तो इसके लिए एक ही संदर्भ होगा और एक ही प्रसंग होगा। तो आप इस कविता का संदर्भ देखिए। यह अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत कविता से लिया गया है, या यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत कविता से ली गई है। इसका प्रसंग देखिए। इसमें कवि ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है और अपने जीने की इच्छा का भाव प्रस्तुत किया है। तो देखिए,
अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, मृदुल यानी सुंदर, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में सुंदर बसंत रूपी युवावस्था आई है। मतलब युवावस्था को उन्होंने बसंत के समान बताया। जैसे बसंत ऋतु आने पर प्रकृति चारों ओर सौंदर्य से भर जाती है, उसी प्रकार उनके जीवन में जो वो युवावस्था आई है, उनका जीवन चारों ओर सुंदरता से भर गया है। तो अभी तो यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है, यानी प्रथम पड़ाव है। अभी लंबी आयु और लंबा जीवन शेष है। अभी तो मुझे बहुत जीना है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में अभी अभी ही युवावस्था आई है। देखिए नेक्स्ट, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, गात यानी शरीर। अब युवावस्था आने पर शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के बारे में कवि बता रहा है। कवि कहता है कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, मतलब अभी तो बसंत आई है, बसंत यानी युवावस्था। अभी बसंत आगमन से हरे हरे पत्ते और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा है, अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास हुआ ही है। मतलब अभी उसकी युवावस्था आई है और उसके सुंदर शरीर का विकास हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष यानी भोर। अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इस अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, इन पर फेरूंगा। अब मेरे जीवन में बसंत रूपी मनोहर नया प्रभात लाया है। मतलब युवावस्था आई है तो उसके जीवन में नई सुबह आई है। इस काल में डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में पेड़ पौधों पर सब जगह सुंदरता ही सुंदरता छाई रहती है। डालियों पर नए फूल पत्तियां सब आ जाते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, तंद्रालस यानी आलस्य से ग्रस्त अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहता है कि अध खिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रस्त है, तथा आलस्य से वे ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूंगा और अपने नव जीवन के अमृत से, अमृत यानी नवो उत्साह युक्त कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच लूंगा। मैं इन्हें बाहर निकालने का द्वार बता दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूं। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का प्रसार प्रकार हुआ है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे अंदर जो भी अलसाई हुई भावनाएं हैं, जो भी बुरी मतलब बातें हैं, उन सबको मैं बाहर के द्वार दिखा दूंगा और अपनी इस युवावस्था को नए उत्साह नवीन इच्छाओं और कोमल भावनाओं का प्रसार कर दूंगा, उनसे भर दूंगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कुल मिला के कवि आशावादी है, उसके अंदर जीने की इच्छा व्यक्त हुई है, क्योंकि उसके जीवन में युवावस्था आई है और उसने अपनी युवावस्था को बसंत ऋतु से तुलना की है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आगे, मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण। प्रथम चरण यानी पहला पड़ाव, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का ये फर्स्ट स्टेज है, अभी तो युवावस्था आई है। जैसे अवस्था होती है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो इसी तरह से युवावस्था
उसने प्रथम चरण कहा है। तो वह आइए, इस युवावस्था में ही व्यक्ति को जीने की इच्छा है, उसकी सारी भावनाएं और समझ आ जाती है। इसलिए इस नव बसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ है? अभी तो जीने की इच्छा है, मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसमें तो अभी जीवन का नया उत्साह भरा हुआ है। अभी युवावस्था के बाद जीने का लंबा समय बाकी है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, मतलब अभी तो पूरी सारी जवानी पड़ी है मेरे आगे जीने के लिए। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखेर रही है और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। तो मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिंगत, अभी न होगा मेरा अंत। दिंगत यानी दिशाओं में, कल्लोल यानी प्रसन्नता। तो कवि कहता है कि मेरे हृदय की अविकसित राग से, कल्पनाशीलता से, मेरी प्रेमिल भावनाओं और मेरे आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा। मेरी जीने की इच्छा, मेरी कर्मनिष्ठा से मेरे जीवन का सुंदर विकास होगा और मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि कवि के जीवन में युवावस्था तो अभी अभी आई है और युवावस्था में उसके जीने की इच्छा अभी अभी जागी है और उन इच्छाओं के साथ उसकी युवावस्था में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इन परिवर्तनों को उसने बसंत ऋतु के साथ में तुलना करके उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और उसने आशावादी स्वर को व्यक्त किया है, उत्साह पूर्वक जीने की प्रबल लालसा को व्यक्त किया है। 3 निराला की दूसरी कविता है मातृवंदना। ये मातृभूमि को समर्पित है, निराला की अपनी इच्छा है। तो इस कविता का भी सार आपको एक साथ ही लिखना है, अलग अलग पंक्तियों की अलग मतलब व्याख्या नहीं बनानी, पूरी कविता को एक ही साथ उसका संक्षिप्त सार लिख देना। तो एक ही बार संदर्भ, एक ही बार प्रसंग। तो इसका संदर्भ देख लीजिए आप। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मातृवंदना कविता से लिया गया है। अब इसका प्रसंग देखिए। इसमें कवि ने माँ भारती की वंदना करते हुए देश प्रेम के का भाव व्यक्त किया है, मतलब देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है। तो देखिए इसमें, नर जीवन के स्वार्थ सकल, सकल यानी सारा, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि निराला कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित कर दूं, मतलब समर्पित हो जाए, और मेरे श्रम से मतलब मेरी मेहनत से मैंने जो भी सारे कर्म फल, अच्छे फल प्राप्त किए, वो भी तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाए। आगे देखिए, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर शर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। कवि कहता है कि मुझे इतना दृढ़ यानी इतना मतलब दृढ़ निश्चय बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को सह सकूं। यहाँ पर महाकाल मृत्यु के देवता अर्थात मृत्यु। कवि कुल मिला के मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, मृत्यु का सामना करना चाहता है और मृत्यु को, महाकाल के देवता को मतलब अत्यधिक भारी उनका भार है, उसको भी वह सहन कर कर आगे बढ़ना चाहता है। परंतु इसके लिए तुम्हारी कृपा यानी मातृभूमि की कृपा और उनसे प्राप्त शक्ति की उसे आवश्यकता है, तभी वह मातृभूमि के लिए मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पाप बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। धोत यानी धुली हुई, विमल यानी सच। इस निमित्त
तुम मुझे इतना मजबूत बना दो कि मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे। कवि ये चाहता है कि तुम मुझे इतना सख्त और इतना बलशाली बना दो कि मेरे हृदय के अंदर तुम्हारी खुद की मूर्ति जाग जाए, उसका स्मरण मतलब उसकी याद आती रहे और मेरी आंखों से वह मूर्ति प्रचलित होती रहे, मतलब उसके आंखों से जो आंसू गिरे उससे भारत माता की मूर्ति ही प्रचलित होती रहे। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने परिश्रम से सिंचित जन्म फल को अपने अश्रु जल के जात तुम पर न्योछावर कर सकूं। अर्थात कवि कामना करता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके। कुल मिला के कवि अपने जीवन के सारे परिश्रम से संचित फलों को भारत माता के चरणों में न्योछावर करना चाहता है और मातृभूमि से उसके लिए शक्ति और आशीर्वाद की कामना कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बाधाएं आए तन पर देखो तुझे नयन भर। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, तेरी रक्षा करते हुए इस जीवन में शरीर पर कितनी भी बाधाएं, कितने भी कष्ट आए, मैं उन्हें पार कर मैं तुम्हें नेत्र भर कर मतलब अच्छी तरह से देखूं। बाधाएं आए उन्हें भी पार करता जाऊं और तुम्हें भी देखता रहूं, टकटकी लगाए। मुझे देख तू सगल द्रगों से अपलक उड़ के शतदल पर, मतलब जब मैं तुझे देखूं और तू भी मुझे देखकर एक टक देखती रहो और तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा। कहने का मतलब जब कवि मातृभूमि के लिए शहीद हो जाएगा तो वो मातृभूमि के हृदय रूपी कमल पर, यहाँ पर रूपक अलंकार है, उस पर वो समर्पित हो जाएगा, मतलब शहीद हो जाएगा, समर्पित कर दूंगा। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। और मैं अपने श्रम से संचित फलों को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। वह मातृभूमि को भी इन सारे कष्टों से मुक्त कराना चाहता है और मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देना चाहता है और उस बलिदान के लिए मातृभूमि से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। और कवि ने अपनी मेहनत से जो भी फल अर्जित किया, जो भी उसने सारे कर्म फल प्राप्त किए, वह कर्म फलों को भारत माता के चरणों में अर्पित करने की कामना व्यक्त हुई है। दोनों कविताओं का संक्षिप्त सार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अभ्यास प्रश्न में। तो ये वस्तुनिष्ठ आप देख लीजिए, पहले का ख यौवन होगा और दूसरे का ग होगा कि शब्द दल का शब्दार्थ कमल है। उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको बुक में ही करने हैं। अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु का, तो बसंत ऋतु की। हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि हरे हरे का 2 बार प्रयोग हुआ है। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है, तो युवावस्था की ओर संकेत है उनका। और ये फेरूंगा निंद्रित कलियों पर पंक्ति में निंद्रित कलियों का क्या आशय है, तो निंद्रित कलियों का अर्थ है अलसाई हुई तथा अधखिली कवियां। कहने का मतलब ये कि कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाएं। उसके बाद है आपका मातृवंदना कविता में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है, तो माँ भारती के लिए अर्थात भारत माता के लिए। लघु प्रश्न कविता अभिनय होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, मतलब बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन करना है। कि बसंत ऋतु के आने पर हरे हरे पत्ते आते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, सुंदर सुंदर फूल डालियां फूलों से लद जाती है, अध खिले व पूरे खिले पुष्पों से लताएं डालियां सुंदर लगती है,
समस्त प्रकृति में बसंत के प्रभाव से नवीनपन आ जाता है और सारे प्राणियों में जीवन के प्रति जीने की उमंग छा जाती है। पेड़ पौधे हरियाली से ढक जाते हैं, सारा परिवेश, सारा वातावरण सुरम्य बन जाता है। तो ये जो प्रकृति में परिवर्तन आता है वो आपको लिखना है इसमें। कविता मातृ वंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। कवि सारे स्वार्थों को समर्पित करना चाहता है और अपनी मेहनत से जितने भी फल उसने प्राप्त किए वो सारे माँ के चरणों में समर्पित करना चाहता है। और उसने अपने जीवन में सारा धन वैभव, अपना शरीर, जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब माँ को समर्पित करना चाहता है। उसके अलावा ये 10th और 11th क्वेश्चन ये आप सार लिखेंगे, उसी में लिख दीजिएगा। इसका मूल भाव ये है कि कवि के अंदर जीने की जो इच्छा है, उस जीने की इच्छा को उन्होंने बसंत के माध्यम से युवावस्था को लेकर प्रकट किए। ये इसका मूल भाव है। तो आपको इसका आंसर स्वयं लिखना है। और केंद्रीय भाव मतलब इसका ये भी आपको मतलब इसमें राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम की भावना पर आधारित है इसका केंद्रीय भाव। तो ये भी आपको स्वयं लिखना है। और ये व्याख्या तो आपकी पूरी कविता की वो हो ही जाएगी। 10 और 11 दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको कॉपी में अवश्य लिखना है। बाकी क्वेश्चन आप बुक में रख सकते हैं। लघु का 8 और 9 दोनों कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। आज हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ।